चलिए, स्वागत है ऑनलाइन वालों आपका भी। तो ये चैप्टर शुरुआत होता है अभी से। तो एक तो हो गया हमारा। दूसरा कहता है, जैसे देखिए, अगर आप ये पीटी में काम नहीं देगा, आपके मेंस में काम देगा ये सारा पॉइंट, कि जैसे ओपन इकोनॉमी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है। तो पहला बेनिफिट्स तो ये हो गया कि जो उपभोक्ता उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि चयन करने का, कि हम कौन सा ले कौन सा नहीं ले। तो दूसरा होता है हमारा वित्तीय बाजार। ठीक है। अधिक बार एक अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदती है। इनसे विनियोजकों को घरेलू तथा विदेशी परिसंपत्तियों से चयन की अवसर मिलता है। तो देखिए, पहला पॉइंट था ये कंज्यूमर सेंट्रिक, उपभोक्ता सेंट्रिक, कि उपभोक्ता को ये ऑप्शन मिलता है। और दूसरा है, जैसे हम लोग कहते हैं व्यापारी, व्यापारी के हैं या जो हमारे यहाँ उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको ये छूट मिलती है कि वह दूसरे देश से वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदे या अपने ही देश में इन्वेस्ट करे या अदर देश में इन्वेस्ट करे। तो खुली अर्थव्यवस्था का ये दूसरा बेनिफिट है। और तीसरा बेनिफिट है श्रम बाजार। श्रम बाजार ये है कि फर्म मतलब कंपनी, फर्म इज कॉल्ड कंपनी, कि यह चयन कर सकती है कि उत्पादन को कहाँ किया जाए। अब इसे और श्रमिक चयन कर सकते हैं। ये सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ क्या है, भारत में कहा जाता है कि हमारे यहाँ श्रम काफ़ी सस्ता है। तो श्रम सस्ता है तो बहुत सारी इंडस्ट्री हमारे यहाँ आता है। तो ये क्या हो गया, इंडस्ट्री के लिए हो गया कि श्रम वहाँ सस्ता है तो हम वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। और श्रमिक के लिए ये हो गया कि हमें उस देश में अच्छा वेतन मिलता है तो हम वहाँ जाके काम करेंगे। तो ये है पर्सपेक्टिव इसका। ठीक है। कि और जो कहाँ काम किया जाए, अनेक अप्रवासन कानून श्रमिकों के देशों के मध्य आवागमन को प्रतिबंधित कर देते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, कानून श्रमिकों के आवागमन को प्रतिबंधित कर देते हैं। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था में श्रमिक के पास ये विकल्प होता है, वो चाहे तो जिस देश में जाके चाहे वहाँ काम कर सकता है। जैसे अगर H1B1 वीजा की हम बात करें, H1 वीजा जो हमारा चलता है अमेरिका से, तो अमेरिका ने क्या किया कि प्रतिबंध कर दिया था कुछ दिन के लिए कि हम आपको नहीं आने देंगे। तो यही हो गया हमारा कानून। तो ये बेसिकली मेंस का पॉइंट है। खुली अर्थव्यवस्था अगर आपसे पूछा जाता है कि सकारात्मक पक्ष क्या है कई बार, तो आप ये वहाँ पे लिखेंगे। ये पीटी में बहुत अधिक हेल्प नहीं करेगा। वो अलग चीज़ है, चैप्टर अभी शुरुआत हुआ है। जी जी। हाँ, श्रम मतलब वही है। आप सपोज कीजिए, आप अपने देश में पैसा भेजे चाहे नहीं भेजे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप के पास चयन करने की ये तो छूट होती है ना, कि जहाँ हमको अधिक सैलरी मिलेगा हम उस देश में जाके काम करेंगे। बहुत लोग यहाँ सऊदी अरब की तरफ निकल लेते हैं। ठीक है। वेस्ट एशिया की तरफ, बहुत लोग अमेरिका की तरफ निकल लेते हैं। तो उसके पास अगर यही ओपनमी अगर ओपन नहीं होती, क्लोज होती, तो फिर आपके पास विकल्प नहीं होता ना। फिर भारत में आपको काम करना पड़ता, चाहे आपकी जितनी मजदूरी मिले। तो ये श्रमिक सेंट्रिक है। ठीक है। तो ओपन इकोनॉमी, एक तो कंज्यूमर, एक फर्म, और दूसरा श्रमिक लेबर। समझ गए। चले हम लोग आगे किससे आगे की बात करते हैं। वही लिखा है कि पारंपरिक रूप से यानी ट्रेडिशनली वस्तुओं के आवागमन को श्रम आवागमन के स्थापना की भांति देखा गया है। हम पहले दो जुड़ा पर विचार कर चुके हैं, वस्तुओं का आवागमन श्रम आवागमन के। तो जहाँ क्या होगा, श्रम सस्ता होगा वहाँ पे वस्तु जाएगा। इस प्रकार खुली अर्थव्यवस्था वह है जो अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार करती है। ठीक है। पीटी में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि खुली अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य, पीटी में भी पूछा गया था ये। तो यही ऑप्शन में दिया था कि अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। बहुधा वित्तीय परिसंपत्तियां में भी, उदाहरण के लिए भारतीय चारों और विश्व में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं और भारत से कुछ वस्तुओं को अन्य देशों को हम निर्यात कर सकते हैं। ठीक है। ये हम ऊपर पढ़ा चुके हैं उपभोक्ता के लिए। अगला पॉइंट है इसी में, इस प्रकार विदेशी व्यापार भारत की समस्त मांग को दो प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है। पहला, जब भारतीय विदेशी वस्तुओं खरीदते हैं तो उनके द्वारा किया गया व्यय समस्त मांग को कम करता है और आय के वर्तुअल प्रवाह से रिसाव के रूप में निष्कासित होता है। और द्वितीय विदेशों को जो हम निर्यात करते हैं वह घरेलू उत्पादित वस्तुओं के लिए समस्त मांग में वृद्धि करते हैं और वर्तुअल प्रवाह अंतक्षेपण के रूप में प्रवेश करता है। इस लाइन को समझे या नहीं समझे, क्या समझे जी। नहीं, पहला तो इंपोर्ट वाला लाइन है। पहला लाइन है यहाँ पे कि जब भारतीय विदेशी वस्तु खरीदता है, कुछ हो गया।
अच्छा, चलिए, ये कह रहा है ना कि जब भारतीय विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं, तो भारतीय विदेशी वस्तु को खरीदा, ठीक है, तो उनके द्वारा किया गया व्यय, तो जो पैसा देगा, किया दिया गया किया, समस्त मांग को कम करते हैं, तो इकोनॉमी में मांग को कम करते हैं, तो इससे क्या होगा, आय दूसरे देश चले जाएगा ना। तो ये कह रहा है कि आय का वर्तुअल प्रवाह होता है। लेकिन वहीं जब विदेशों को जो हम निर्यात करते हैं, ठीक है, तो वह घरेलू उत्पादित वस्तुओं के लिए समस्त मांग वृद्धि करता है। अगर विदेश को हम निर्यात करेंगे, विदेश में हमारी मांग बढ़ेगी, तो घरेलू प्रोडक्शन हमारा ज्यादा होगा ना। तो पहला कह रहा है कि हम क्या करें, अगर विदेश से वस्तु आयात कर रहे हैं तो घरेलू प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा, वही कहा कि समस्त मांग कम करते हैं, तो आय हमारा बाहर चले जाता है, ठीक है। और जब हम अपने वस्तु को निर्यात करते हैं तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और वहां से फिर आय का जो वर्तुअल प्रवाह हमारे यहाँ होता है, तो अंतःक्षेपण के रूप में प्रवेश करता है। अगर हमारा आय किसी दूसरे के यहाँ गया तो उसको क्या कहेंगे, रिसाव कहेंगे ना, कि रिसाव हो गया भाई, ठीक है। और जब हमारे यहाँ तो अंतःक्षेपण, क्षेपण मतलब क्या होता है, अपने तरफ आना, समझ गए आप? क्या लिखा है? हाँ, तो इंजेक्शन का मतलब वही होता है। और तो लीकेज का मतलब क्या हो, लीक करना। इंजेक्शन का मतलब क्या होगा, आपके बॉडी में कुछ दिया जा रहा है, मतलब आपकी इकोनॉमी में पंप किया जा रहा है, समझ गए? अगला, कि जब राष्ट्रीय सीमाओं के बीच वस्तुओं का आवागमन होता है, राष्ट्रीय सीमाओं के बीच अपने देश के अंदर, तो सौदों के लिए द्रव्य का उपयोग किया जाता है, सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई एक करेंसी नहीं है जो किसी एक बैंक द्वारा निर्मित की जाती हो। ये बात सही है या गलत है? अरे कहाँ ध्यान है भाई, यह हम कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई एक करेंसी नहीं है जो किसी एक बैंक द्वारा निर्गमित की जाती हो। नहीं, मतलब हम डॉलर में भी करते हैं, पाउंड में भी करते हैं, कुछ देशों को हम रुपया में भी देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे कहा गया है कि कोई एक करेंसी ऐसा नहीं है। क्या बोले? बोलिए, कुछ बोलिए। नहीं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, वो बात आपका कहना सही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम उसके अतिरिक्त भी तो मुद्रा में पैसा खर्चा करते हैं ना। जैसे हम भारतीय रुपया हम कुछ लोगों को पेमेंट करते हैं, हम पाउंड में लेते हैं, यूरो में लेते हैं, येन में लेते हैं, ठीक है। हम्म। क्या हुआ है भाई? अरे हम भारतीय रुपया से पेमेंट कर रहे हैं उसको यार, इसमें कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगे, सिंपल है। कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक नहीं है जिसको कि जो एक करेंसी जारी करता हो, ठीक है, एक करेंसी को जारी करता हो और वही मान्य हो। बहुत सारी करेंसी है और इंटरनेशनली बहुत सारी करेंसी मान्य है। बेसिकली आईएमएफ के जो बास्केट में एसडीआर है, एसडीआर पूरे दुनिया में भी मान्य है, तो कह रहा कोई एक करेंसी नहीं है, ठीक है। विदेशी आर्थिक एजेंट किसी राष्ट्रीय करेंसी को तभी स्वीकार करेंगे यदि वे आश्वस्त हो कि उस करेंसी, अब देखिए ये यही भी कह रहा है कि विदेशी तभी वो स्वीकार जब वो आश्वस्त हो कि एक निश्चित मात्रा में जो वस्तुएं खरीद सकेंगे उससे अवसर परिवर्तन नहीं होगा। अब सपोज कीजिए कोई मुद्रा है, किसी देश की मुद्रा है, करेंसी है, और अगर उसमें लगातार फ्लक्चुएशन होते रहता है, गिरते रहता है, तो कोई उसकी करेंसी विश्वास नहीं करेगा ना। आपका डॉलर क्यों लेगा या आपका यूरो क्यों लेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि किसी राष्ट्रीय करेंसी को तभी स्वीकार करेंगे यदि वे आश्वस्त हो कि उस करेंसी की एक निश्चित मात्रा से वो वस्तुएं खरीद सकेंगे, उसमें अवसर परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे शब्दों में करेंसी की क्रय शक्ति अस्थिर रहेगी। करेंसी और क्रय शक्ति अस्थिर रहेगी तभी तो कोई खरीदेगा ना, आपका पैसा लेगा, नहीं तो फिर क्यों लेगा, नहीं लेगा। इस विश्वास के बगैर किसी करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही लेखा की इकाई के रूप में उपयोग होगा, क्योंकि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण नहीं है जिसके पास यह शक्ति हो कि वह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में किसी करेंसी का उपयोग को लागू कर सके, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये सब ऐसे, अब हमारा आता है आदायगी संतुलन। कि आदायगी संतुलन में जो हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, ठीक है। एक होता है बीओटी। बीओटी क्या होता है? इसी किताब में लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। एक होता है डीओपी। डीओपी क्या होता है? डीओपी,
ये इकोनॉमी में इसका कोई जिक्र नहीं है, ये रील की दुनिया से संबंधित है, जो मोबाइल पे रील बनाया जाता है उससे संबंधित है। डीओपी मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफिक्स, जो कहता है कि डीओपी हमें कुछ कह रहा है, जो एंकर चलते रहता है, तो वो होता है डीओपी। सिनेमेटर, अरे जो टीवी पे चलते रहता है ना, तो डीओपी पे से प्रॉम्प्ट करते रहता है ना, ये तो वही है वो डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफिक्स, जो फोटो लेते रहता है, ठीक है, सिनेमा को शूट करता है, या जो मंच पे चल रहा होता है, कोई सीरियल चल रहा होता है, कोई कपिल शर्मा का शो आता है, न्यूज एंकर न्यूज पढ़ता है, तो वो जो शो चलते रहता है ना, वही वहीं पे उसके पीछे डीओपी काम करते रहता है, फोटोग्राफर, फोटोग्राफिक्स, फोटो लेते रहता है, वो डीओपी है। ठीक है, डीओपी सब पता होना चाहिए था भाई, बहुत चर्चा में रहता है अक्सर, न्यूज में चर्चा थी, ये क्या कहते हैं, सब में चलते रहता है डीओपी, जरा डीओपी जरा ये लेके आना। डीओपी वो क्या नाम था उसका, अमिश देवगन बता रहा था कि हमारा डीओपी कुछ हमें कह रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमारा आता है आदायगी संतुलन, किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समय अवधि में। दैट मीन्स ये याद रखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, अरे भाई सुन लीजिए ना यार, अच्छी हालत है, कह रहा है कि एक निश्चित समय अवधि में, ठीक है, खासकर 2 वर्ष, ये कोई संवैधानिक रूप से बात नहीं है ना, 2 वर्ष, 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः चूंकि हम जीडीपी 1 वर्ष में निकालते हैं, इसीलिए हम 1 वर्ष को लेके चलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि निश्चित समय अवधि में वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण है। अब देखिए यहाँ पे क्या वस्तु, दैट मीन्स गुड्स, सर्विसेज एंड परिसंपत्ति, मतलब कैपिटल, तीनों को हम इसमें शामिल करते हैं, किसमें, बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। का लेन देन विवरण है। अदायगी संतुलन के 2 प्रमुख मुख्य खाते होते हैं, एक होता है हमारा चालू खाता, दूसरा हो गया हमारा पूंजी खाता। अब बात करते हैं चालू खाते में क्या आता है, क्या क्या आता है चालू खाते में। तो चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में, नहीं इसमें बहुत कुछ होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है, एक तो गुड्स का होता है, सर्विसेज का होता है, फिर अन्य देश से आपको जो रेमिटेंस आता है, ठीक है, वो भी इसमें आता है। कोई देश अगर आपको ग्रांट्स देता है जो आपको रिटर्न नहीं करना पड़ता है, वो भी सब भी आता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, कैपिटल अकाउंट आप ले लीजिए, ठीक है, हम अगर बजट के बारे में जब पढ़े थे, तो बजट में हमने क्या पढ़ा था, एक होता है हमारा रेवेन्यू, एक होता है हमारा कैपिटल। ठीक है, तो रेवेन्यू वाले में वही होता है ना, जिससे कि जो हमें रिटर्न ना करना पड़े, सिंपल, जो हमें रिटर्न ना करना पड़े, दैट मीन्स जिससे हमारी परिसंपत्ति का ना ह्रास हुआ हो, ना परिसंपत्ति हमें क्रिएट हुआ हो, दैट मीन्स रेवेन्यू। और कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जिससे या तो परिसंपत्ति क्रिएट हुआ हो, या अगर किसी को हम ऋण चुकाए हैं तो हमारी परिसंपत्ति कम हुई हो, तो ये हो गया हमारा कैपिटल। परिसंपत्ति यही होता है कैपिटल अकाउंट, और क्या कहते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर हम देखें तो सिंपल रेवेन्यू हो गया हमारा करंट, और कैपिटल हमारा कैपिटल ही रह गया। तो सपोज कीजिए यहाँ पे अगर हम किसी देश से ऋण लेते हैं, डेप्ट लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें रिटर्न करना पड़ेगा। किसको भाई, कैसे बांटेंगे, ये है करंट अकाउंट भाई, ये रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू। अरे भाई इसको इससे जोड़ मत लीजिएगा, हम सिंपल समझा रहे हैं, कुछ नहीं। हमने कहा था कि हमारे यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, बजट में जब भाई हम पढ़े थे तो पढ़े थे ना, वहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं राजस्व आय, राजस्व प्राप्तियाँ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत प्राप्तियाँ या पूंजीगत खर्च। तो हम ये कर, जिस तरीका से हमें रेवेन्यू रिसिप्ट में कोई हमारे ऊपर अदायगी नहीं होती, हमें उसे रिटर्न नहीं करना पड़ता किसी को, ठीक उसी तरीका से लगभग सेम उसी टाइप में समझने के लिए हम बता रहे हैं सिर्फ कि करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में आपको जो भी पैसा आता है वो आपको रिटर्न किसी को नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपल याद रखिए, जो पैसा किसी को रिटर्न ना करना पड़े वो हो गया हमारा करंट अकाउंट। करंट, जो रिटर्न ना करना पड़े, जो हमारे ऊपर ऋण ना देता हो, जो हमारे ऊपर डेप्ट ना देता हो, वो हो गया हमारा क्या, करंट अकाउंट। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट हो गया जिससे हमारे पूंजी का तो निर्माण होता है, या हमारा पूंजी घटता है, या हमें पूंजी से कहानी होता है, वो होता है हमारा पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट। अब सपोज कीजिए हमारा IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या अन्य कोई संस्थान है, वो अगर इंडिया को ग्रांट्स देता है, ग्रांट्स देती है, तो ग्रांट्स क्या हुआ, एज ए रेवेन्यू हो गया ना, वो रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट। ठीक है, और अगर वही IMF अगर हमें ऋण देता है, डेप्ट देता है, तो क्या हो जाएगा, वो
कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो वही हम बता रहे हैं भाई, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, इसमें कोई लिंक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया तो पढ़ लीजिएगा, इतना खोल के बता रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है, अब हम लोग बात करते हैं कि चालू खाता घाटे में, चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार पहला, दूसरा अंतरण अदायगी, ठीक है, का विवरण है। अंतरण अदायगी मतलब भाई सब्सिडी टाइप होता है। चालू खाते के घटकों को की प्रदर्शित करता है। वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं के निर्यात तथा आयात को शामिल किया जाता है। सेवाओं के व्यापार में उपादान जैसे सब्सिडी हो गया, गैर उपादान अन्य कोई ग्रांट्स हो गया, लेन देन को शामिल किया जाता है। अंतरण भुगतान ऐसी प्रवृत्तियां जो किसी देश के निकासियों को निःशुल्क प्रभावित होती है। ये सब तो इसी में लिखा हुआ है, इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे थे। और बदले में कोई वस्तु अथवा सेवाएं नहीं देनी पड़ती, लिखा है ना। एक तो आपने वस्तु बेचा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, सेवाओं के इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, और ऐसे कोई अन्य वित्तीय सहायता या लेन देन या अदायगियां जिसके बदले आपको उसे ना कोई वस्तु देनी हो, ना उसे कोई सेवा देनी हो, ना वो रिटर्न करनी हो। लिखा हुआ है कि बदले में कोई वस्तु अथवा सेवाएं नहीं देनी पड़ती है। इसमें क्या उपहार, प्रेषित जन जो रेमिटेंस हमारा आता है, और अनुदान शामिल है। सब इसी में लिखा हुआ, उसी को तो हम वहां बता रहे थे। यह सरकार अथवा विदेशों में रहने वाले निजी व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं। अब सपोज कीजिए हम अमेरिका ऐड, अब अमेरिका पाकिस्तान को तो ऐड देते रहता है कि ले ले भाई जिंदा रह जाएगा तू। तो हमें या तो कोई सरकार मदद कर दे, हम आपसे रिटर्न नहीं लेंगे, या हमें कोई निजी व्यक्ति कर दे। अब ऐसे में आती, क्या नाम है इसका, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वो दान करते रहता है, करते रहता है भाई। हाँ वही है, उसी की पत्नी का नाम है मिलिंडा, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का नाम है। बिल गेट्स से गेट लिया गया, मिलिंडा से मिलिंडा लिया गया है। तो ये क्या हुआ है, तो फिर ये रिटर्न नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये मतलब क्या होता है कि जो आपके यहाँ पूंजी क्रिएट ना करे, तो वो हो गया एक तरीका से हमारा करंट अकाउंट, कि इसके बदले हमें आपको कुछ नहीं देना है। समझ गए? बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज और, कि एक नए वर्गीकरण के अंतर्गत अदायगी संतुलन, दैट मीन्स क्या हुआ, बीओपी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, को 3 खातों में विभाजित किया गया है। यहां पर हमने क्या पढ़ा था ऊपर में, अदायगी संतुलन को 2 मुख्य खाते, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, 3 खाते, चालू खाता, वित्तीय खाता, और तीसरा पूंजी खाता। तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अदायगी संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मैनुअल के 6ठे संस्करण के अनुसार है। भारत ने भी इस निवेश परिवर्तन को कर लिया है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक पुराने वर्गीकरण के आधार पर ही चल रहा है। ठीक है, तो मानता है, लेकिन भारत का जो आरबीआई है वो इसी 2 अकाउंट को डिफाइन करता है। तो ये जानकारी होनी चाहिए थी कि हाँ, एक 3 प्रकार का एक वित्तीय खाता भी है। बेसिकली वित्तीय खाता में बॉन्ड को रखा जाता है। अगर हम दुनिया के अन्य किसी देश में अपना बॉन्ड जारी करते हैं, या हमारे यहाँ कोई बॉन्ड जारी करता है, तो उसको रखा जाता है सिर्फ बॉन्ड को या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। लेकिन आरबीआई सिर्फ 2 ही में बांटता है, तो आप भी 2 ही ध्यान रखेंगे। तीसरा सिर्फ हम जानकारी के लिए बता दें, जानकारी होनी चाहिए थी। ऐसा ना हो फिर लगे कि यार ये कहाँ से आ गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यहां तक समझ गए? कोई प्रॉब्लम यहां समझने में? चलिए अब है, देखिए यहां पे नेक्स्ट, कि विदेशों से वस्तुएं खरीदना हमारे देश का क्या हो जाएगा, व्यय है। सब लिखा हुआ यहां पे। तथा विदेशी आय है, तो विदेशों क्या होगा, वो आय हो गया, और हमारा व्यय हो गया। इसलिए विदेशी वस्तुओं की खरीद अथवा आयात है, हम आयात कर क्या करें, विदेशी वस्तु खरीद रहे हैं, हमारे देश में घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की मांग को कम कर देता है। जो वही पहले लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, कि धन का वर्तुअल प्रवाह, अंतक्षेपण या रिसाव, वही बात है यहाँ पे। इसी प्रकार विदेशों को माल बेचने अथवा निर्यातों से हमारे देश को आय प्राप्त होती है, जो हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं की कुल घरेलू मांग में वृद्धि कर देते हैं। अब सपोज कीजिए हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया काफी अधिक, हम निर्यात कर रहे चीजों को, तो हमारे यहाँ क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उसको वेतन मिलेगा, वेतन मिलेगा, वो डिमांड क्रिएट करेगा। ठीक है, अब अगर विदेश से कुछ चीजें ही मंगा रहे हैं, बाकी चीजें, अधिकांश चीजें, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो कहां से मांग क्रिएट होगा। समझ रहे हैं? अब वो कह रहा है कि चालू खाते घटक, तो चालू खाते कौन कौन से घटक, आइए देखते हैं। चालू खाता पहला लिखा है क्या, वस्तुओं का व्यापार, गुड्स, ठीक है, दूसरा सेवाओं का व्यापार, और तीसरा अंतरण भुगतान,
जो बता चुके, उपहार, प्रेषित, धन, अनुदान, जिसके बदले हमें कुछ ना देना पड़े, ठीक है ना, जिसके बदले हमें कुछ ना देना पड़े। ये क्वेश्चन पीटी में पूछा हुआ था, अंतरण भुगतान क्या होता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट भी देती है, गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तो क्या गवर्नमेंट उसके बदले कुछ लेती है, नहीं लेती है। लेकिन बैंक अगर लोगों को ऋण देती है, एक सरकारी बैंक गवर्नमेंट ही मान लीजिए, वो ऋण देती, क्या लेती है, पैसा भी रिटर्न लेती है और टैक्स भी लेती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल हो जाएगा, और ये क्या होगा, रेवेन्यू या करंट हो जाएगा। तो ये तीन समझ गया। अब वस्तु में आता है वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात, ठीक है। सेवाओं में आता है कि निवल उपादान आय और गैर उपादान आय, जिसमें जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं, जैसे हमारी बैंकिंग सेवाएं देती है। कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति से निवल आय, निवल निवेश आय, तो सब तो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेवा, सेवा मतलब क्या होगा, हमारे मान के चलिए कि कोई हम विदेश घूमने जाते हैं, विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ घूमने आता है, हमारा डॉक्टर से विदेश जाता है, या दुनिया के दूसरे देश का मजदूर आती बीमार व्यक्ति हमारे यहाँ, पेशेंट हमारे यहाँ ठीक करने आता है, तो क्या हो गया, सेवा का व्यापार हो गया। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, वस्तुओं का व्यापार क्या होता है, सेवाओं का व्यापार क्या होता है, और अंतरण भुगतान क्या होता है। अभी हमने अपने बजट में देखा कि मोदी जी ने कहा क्या कि हम 6,000 रुपया श्रीलंका, इस क्या नाम है, मालदीव को देंगे डेवलपमेंट करने के लिए, 6,000 करोड़। तो वो क्या है, ग्रांट से, फिर हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इसी तरह भारत को भी तो देते रहता है ना दुनिया का अन्य देश, चाहे अमेरिका हो या IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उससे मिलते रहता है। तो समझ गए इसको। चालू खाता में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? रेसिस्टेंस के बारे में, रेमिटेंस होता है भाई। हाँ, प्राप्तियां का तो रिसिप्ट होता है ना, रिसीट होता है या रेसिप्ट होता है। रिसीट मतलब रसीद, रिसीट मतलब रसीद होता है, ठीक है। रेसिस्ट होता क्या है भाई, एक, हाँ, रेसिस्ट के रूप में, वो तो भाई वो तो हाँ, अरे भाई वो कैपिटल अकाउंट में आएगा ना, वो चालू खाता में कहाँ से आएगा, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पीछे हम बता चुके, अगर किसी को कोई बैंक, अगर मान के चलिए चाइना का बैंक इंडिया को ऋण दिया, ठीक है, तो चाइना का बैंक फिर इंडिया से ऋण वापस लेगा ना भाई, कि नहीं लेगा, तो लेगा तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना। यहाँ चार बात हम चालू खाते ही कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। आप समझिएगा, करंट अकाउंट में होगा, मान के चलिए कि हमारा बहुत सारा व्यक्ति जो है सऊदी अरब या कतर, दुबई कहीं कहीं काम कर रहा है, तो वो अपने परिवार को कुछ पैसा भेजेगा रेमिटेंस के रूप में, तो उसके परिवार को फिर वो रिटर्न नहीं करना पड़ेगा ना, तो वो हो गया हमारा, यही तो लिखा है प्रेषण, प्रेषित, इसको कहा था रेमिटेंस। हमें मिल गया उपहार, अब हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ का दोस्त देश उसको उपहार देता है, तो वो चालू, सब चालू खाता में आएगा, ठीक है। फिर यहीं पे लिखा अनुदान, हम बता चुके हैं कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, हमें कुछ अनुदान देता है, हम दूसरे देश को अनुदान देते हैं, तो ये सब चालू खाता में। ये दो तो एक हो गया कि हमने वस्तु बेचा और वस्तु खरीदा, ये हो गया हमने सेवा बेचा, सेवा खरीदा, ठीक है। तो सेवा में क्या होगा, वही कि जैसे हम घूमने गए, हमारे यहाँ कोई पेशेंट आया, समझ गए, हमारी बैंकिंग सेवा दे रही है, जैसे मान चलिए कि दुनिया का कोई दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे यहाँ बैंक में उसका खाता है, तो क्या करो, उस व्यक्ति को सेवा दे रहा है, तो ये सब सेवा हो गया हमारा। यहाँ जिक्र किया हुआ बीमा, पर्यटन, जहाजरानी, बैंकिंग। अब कोई मान चलिए कि सऊदी अरब है, अन्य कोई कंट्री, हमारे जहाज को किराए पे ले लिया कि भैया तुमको हम किराया देंगे, तुम हमको इतना दिन के लिए दे दो, तो क्या होगा, वो सेवा है ना वो। अगर हम जहाज बेच देंगे तो वो क्या होगा, वस्तु का एक्सपोर्ट हो जाएगा, हमने भाड़े पे दिया और हमने बेच दिया, तो क्लियर है ये चीज। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, चालू खाता। अब आता है चालू खाते में संतुलन।
तो यहाँ पे जैसे बजट वाली बात हम देखिए, बजट को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान आ जाएगा। बजट में हमने क्या कहा कि अगर खर्च से अधिक आपका इनकम है तो बजट अधिशेष है, सरप्लस है। अगर आपका खर्च जितना है उससे कम आपकी प्राप्ति है तो आपका डेफिसिट का बजट है, घाटे का बजट है। और अगर दोनों बराबर है तो फिर आपका बजट संतुलन का है। देखिए वहीं यहाँ पे क्या लिखा है, चालू खाते का अधिक, दैट मीन्स प्राप्तियां अधिक है, भुगतान कम है। तो अधिक का मतलब क्या, पॉजिटिव, सरप्लस। ठीक है यहां तक कि आप जितना निर्यात कर रहे हैं उससे कम आप आयात कर रहे हैं। इसमें है चाइना, चाइना जितना इंपोर्ट करता है उससे अधिक वो एक्सपोर्ट कर देता है, और हम हैं जितना लाते हैं उससे कम देते हैं। संतुलन हो गया क्या कि प्राप्तियां और भुगतान दोनों बराबर है। और चालू खाते घाटा कि प्राप्तियां कम है, भुगतान आपको ज्यादा है। यहां पे हम स्टैंड करते हैं। ठीक है, इतना अच्छे से एकदम इसमें ही ऑलरेडी लिखा हुआ है। चालू खाता संतुलन में होता है जब चालू खाते में प्राप्तियां चालू खाते के भुगतान के बराबर है, तो क्या खाता संतुलन में है। यदि चालू खाते का अधिक का अर्थ है एक देश को अन्य देश से लेना है, और चालू खाते के घाटे का अर्थ है देश अन्य देशों का ऋणी है। समझ गए, कोई दिक्कत। हाँ, एक्सपेंडिचर मतलब कि हम जो सामान मंगा रहे हैं तो उसको उसके बदले पैसा पे करेंगे ना। तो भारत अभी बहुत कुछ मंगा रहा है और हम उस अनुपात में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा आता चालू खाते के संतुलन के दो धारक, एक व्यापार का संतुलन, अदृश्य मदों का संतुलन। अब अदृश्य मदें क्या होती है, सर्विसेज हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो हम चालू खाते लिए तो उसमें क्या लिए, वस्तु और सेवा दोनों लिए ना, वस्तु और सेवा। तो ये कह रहा है कि एक हमारा हो गया क्या, व्यापार का संतुलन, दूसरा अदृश्य यानी सेवा संतुलन। तो व्यापार संतुलन मतलब क्या, BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसे भारत जो है, भारत सेवा में सरप्लस रहता है। जैसे हम जितना सॉफ्टवेयर बेचते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जितने लोग घूमने आते हैं, तो हम सेवा में सरप्लस होते हैं, बट हम वस्तु में नेगेटिव चले जाते हैं। ठीक है, वस्तु में हम इतना इंपोर्ट कर लेते हैं कि सेवा सरप्लस उसको ऑलरेडी घाटे में डाल देता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है। ठीक है, और भारतीय लोग खाने में भी आगे है। भारत की फिलॉसफी है, भारत की फिलॉसफी भी है ना। भारत की क्या फिलॉसफी है, जब तक जियत घीवत पियत, ऋण लेके घी पियत। तब वो ठीक है, हमारे यहाँ अपनाया गया है उसको भी ना, चारवाक का फिलोसफी है, सही बात है, लेकिन हमारे यहाँ भी अपनाया गया है उसको कि जब तक जियो सुख से जियो घी पियो। जैसे गांव घर में कहावत है किसी पर्टिकुलर जाति को लेकर, लेकिन हम वो जाति का नाम उल्लेख नहीं करेंगे। कहावत है ना कि जब अगहन आता है तो कुछ जो मजदूर क्लास का वर्ग होता है उसके पास पैसा आता है तो उस समय वो पूरा का पूरा जो है खर्चा एकदम उड़ा देता है, और फिर बाद में वो ऋण पे डिपेंड हो जाता है, भैया पैसा दीजिए हमको दिल्ली पंजाब जाना है। हाँ, अरे भाई आपको, आप देखे चीज़ों से आप लोग भाग जाते हैं। यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा कि पूर्वांचल में पुरवैया हवा क्यों कहा जाता है। मेंस में क्वेश्चन था ना भाई, क्वेश्चन था ना मेंस में कि पूर्वांचल में हवा को पुरवैया क्यों कहा जाता है। तो फिर आपको लगता है कि भाई बहुत कुछ, मतलब अपने आसपास की चीज़ों को लिंक करना पड़ेगा। अब जब आप यहाँ पे क्या होगा, जब आप ऐसा लिखेंगे तो फिर वहाँ पे भारत की फिलॉसफी का जिक्र करेंगे कि भारत के फिलॉसफी में, भारतीय समाज में जो निम्न तबके का समाज है उसके अंदर इस तरह की मानसिक प्रवृत्ति पाई जाती है, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। आप देखिए दिल्ली उल्ली से कमा के अगर वो जाता है तो फुल रईसी में रहता है, घर पे कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, और फिर जब उसको आना का होता है तो सर पैसा दीजिए, आएंगे तो नहीं। ठीक है, ये क्या है ना, तो इसलिए हम बताए कि ये हमारे यहाँ चलता है। नहीं, ये बात हकीकत है, यहाँ आने के बाद तो समझ गए। ये यही यहाँ पे कह रहा है कि हम व्यापार संतुलन, तो हमने जो है इतना इंपोर्ट कर लेते हैं ना कि हमारा सर्विसेज अगर पॉजिटिव में जाता भी है तो हम वो बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता उससे। तो किसी देश के एक निश्चित समय अवधि में, देखिए यहाँ भी लिखा 1 वर्ष, एक निश्चित समय अवधि में
इसलिए देखोगे सरकार क्या होता है, सरकार कभी कभी तिमाही आंकड़ा भी लाता है, आरबीआई 2 महीना का भी आंकड़ा लाता है। जैसे कहता है कि इस क्वार्टर में इतना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, हमारा उत्पादन इतना बढ़ गया इस क्वार्टर में, भाई आता रहता है। क्वार्टर का भी रिपोर्ट आता है कि प्रथम दूसरे 2 क्वार्टर में, फर्स्ट 2 क्वार्टर में, ठीक है, क्वार्टर का भी डाटा हमारे यहाँ आता है। इसलिए क्या लिखा है, एक निश्चित समय अवधि। लेकिन चूंकि जीडीपी हम निकालते हैं 1 साल का, तो सामान्यतः हम 1 साल का पे ही निकालते हैं लगभग चीजों को। निर्यात और आयातों के मूल्यों का अंतर है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। वस्तुओं के निर्यात को बीओटी में क्रेडिट किया जाता है तथा आयात को बीओटी में डेबिट किया जाता है। तो क्या हुआ, क्रेडिट और डेबिट जी जाता है, समझ गए। इसको व्यापार संतुलन भी कहते हैं। बीओटी को संतुलित कहा जाएगा जब वस्तुओं के निर्यात और वस्तुओं के आयात के बराबर हो, लिखा हुआ। बीओटी में अधिक अथवा व्यापार अधिक तभी होगा जब कोई देश आयातों की अपेक्षा वस्तुओं का निर्यात अधिक करता हो, एकदम लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। फिर हमारा था जब कोई देश निर्यातों की अपेक्षा वस्तुओं का अधिक आयात करता है तो घाटे में हो जाएगा। तो निवल अदृश्य मदें, अब आता है एक देश के एक निश्चित अवधि में अदृश्य मदों के निर्यात अथवा आयातों के मूल्यों को अंतर होती है। अदृश्य मदों विभिन्न देशों के बीच होने वाली सेवाएं, हस्तांतरण, आम प्रवाह शामिल है। जैसे सेवाओं के व्यापार में उपादान सब्सिडी बता चुके हैं, गैर उपादान दोनों शामिल किया जाता है। अब रेमिटेंस कोई भेजा तो उसको सेवा ही कहेंगे ना, कि यहाँ का व्यक्ति वहां जाके सेवा दे रहा है, उसके बदले वो पैसा भेज रहा है। तो चूंकि हम क्या बोलते हैं, भारत सेवा में बहुत आगे रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ रेमिटेंस बहुत आता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ रेमिटेंस बहुत आता है, इसलिए हम सेवा में हमेशा सरप्लस में रहते हैं। हाँ, फर्स्ट पे हम रेमिटेंस, जो विदेशों से पैसा हमारा सऊदी अरब से जो भेजता है लोग, अमेरिका में जो हमारे लोग काम करते हैं, हाँ। तो आम प्रवाह शामिल है। सेवाओं के व्यापार में उपादान ये बता चुके हैं। उपादान आय में उत्पादन के साधनों जैसे व्यय, भूमि तथा पूंजी से प्राप्त निवल अंतर्राष्ट्रीय आयों को शामिल किया जाता है। जैसे अभी हम क्या बताएं, हमने किसी को जहाज रानी दे दिया रेंट पे, हमें पैसा देगा तो क्या होगा, सेवा। कोई विदेश जैसे मान के चलिए कि मार्क जुकरबर्ग है या जो हमारा अमेजन है, तो अमेजन इंडिया में काम कर रहा है, उसकी बैंकिंग है इंडिया में, यहाँ जो बैंक है तो उस बैंक से वो सेवा ले रहा है ना, तो उसके बदले सेवा बैंक उससे क्या करे, कुछ ना कुछ चार्ज लेता होगा। तो क्या हो गया हमारा बैंकिंग, पर्यटन, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में तो खैर भारत का बहुत बड़ा डंका चलता है, हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बहुत करते हैं। आदि से प्राप्त निवल बिक्री को गैर उपादान आय कहते हैं। तो ये हमने बेच के लाया, उपादान मतलब सब्सिडी, कोई हमें ग्रांट्स दे दिया, तो दोनों हो गया हमारा सेवा में, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं रुजी। चलिए अब हमारा आता है पूंजीगत खाता। तो पूंजीगत खाते को देखेंगे अगले एपिसोड में, ऑनलाइन वालों देखेंगे नहीं यार, फ्री में नहीं दे सकते, इतनी से अधिक नहीं दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।